नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके फेस फर्स्ट का 25 अगस्त को लास्ट एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पर प्रथम पारी में पूछे गए लगभग सारे सवाल मिल चुके हैं। जीके प्लस साइंस के 45 में से 43 सवाल एग्जैक्ट सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित देखने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है कमेंट करके बताना कितने आप करेक्ट कर पा रहे हो और 100% सही सवाल है। लाइक करते हुए आप कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल एक साथ मिलती है टेलीग्राम चैनल पर ऑल शिफ्ट की, तीनों शिफ्ट का एग्जाम होने के बाद। तो मेक श्योर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल आपके ज्वाइन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं और ये सभी सवाल फिलहाल आपके सामने। तो इन अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। निम्न में से किसकी संयोजकता अधिक है? संयोजकता हो गई और अभिक्रियाशीलता जो एलिमेंट की रहती है वहाँ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो संयोजकता की बात करूं, जैसे ग्रुप ए टोटल जो 18 ग्रुप हैं, ग्रुप ए के एलिमेंट, ग्रुप 2 ग्रुप, उसके बाद 13 14 15 16 17, इनकी जो ट्रिक रहती है वो जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि एक ग्रुप के सभी एलिमेंट की जो संयोजकता है या फिर यहाँ पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूछा है, यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूछा है यानी किसके अधिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे जो पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, हल्ली ना की रबड़ी सस्ती, तो यहाँ पर ये प्रथम ग्रुप के एलिमेंट हैं जिसमें आपके लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो इनकी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। यदि आपको इसका परमाणु क्रमांक पता तो भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। प्रथम कोश में 2 आते हैं, उस दूसरे में 8 8 करके आपको निकालना रहता है। सोडियम को आपको पता है परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, 1 रहा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आप में 1 हो जाएगा सोडियम में। इसी प्रकार लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, पहले कोश में 2, दूसरे में 1, तो लिथियम का भी 1 हो गया। कैल्शियम का देखेंगे दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका आपके 2 हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होता है, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे में भी 8 आएंगे, 10 और 18, और अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन 2। नाइट्रोजन का आप देखेंगे तो नाइट्रोजन है आपके 15वें ग्रुप का एलिमेंट, 15वें ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं जो सबसे अधिक हैं। तो इस प्रकार आपकी 14वां ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, उसके एलिमेंट जितने भी हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे, 15वें के 5 रहेंगे, 16वें के 6 रहेंगे, हैलोजन का 7 रहेगा। और पहला ग्रुप जो क्षारीय धातु हैं 1 और क्षारीय मृदा धातु का 2 है। बोरॉन ग्रुप 13वां ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन्स। अभिक्रियाशीलता है वो भी क्रम से बार बार पूछा जाता है, कौन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है, तो ये जरूर आपको देखना होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सवाल नंबर 2 देखें उससे पहले मैं आपको बता जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आप सवाल मिस कर सकते हो, तो डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। रेलवे एग्जाम नहीं, अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। और जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लेने से फायदा क्या है, यहाँ पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो एग्जाम से पहले आपको सही रैंक पता चल जाती है, जिस पर मैक्सिमम कैंडिडेट रहेंगे जिस प्लेटफॉर्म पर, और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो एक माहौल रहता है एग्जाम सही। और जो इनके मॉक टेस्ट रहते हैं एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित रहते हैं। तो जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, टेक्स्ट बुक पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। और रेलवे के बाद जितने भी एग्जाम्स यानी 580+ एग्जाम्स रहते हैं, मॉक टेस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड मॉक लगाइएगा और जो एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है दोस्तों डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने में इसका उपयोग करते हैं। और इससे पहले पूछा हुआ है पीओपी है वो जिप्सम को कितना सेंटीग्रेड पर गर्म करे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? प्लास्टिक क्या है? जैव निम्नीकरणीय नहीं रहता है, इसका अपघटन नहीं होता है तो पर्यावरण के लिए प्रदूषण पैदा करता है। विच लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन बोथ श्रीलंका एंड सिंगापुर? श्रीलंका और सिंगापुर की कौन सी भाषा जो भारतीय भाषा है उनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो आप कहेंगे तमिल। तमिल 3 देशों की आधिकारिक भाषा है, भारत की तो है ही है, श्रीलंका और सिंगापुर की भी है। याद रखना हिंदी है वो किन की आधिकारिक, हिंदी जैसे भारत की। इसी प्रकार फिजी में भी आधिकारिक भाषा है, भारतीय राज्य तमिलनाडु और यूटी पुदुचेरी की आधिकारिक भाषा रहती है तमिल, और श्रीलंका और सिंगापुर की भी है। नेक्स्ट यहाँ पर किस पैरा एथलेटिक्स को पद्म भूषण 2022 दिया गया है? पद्म भूषण का पहले भी पूछा गया है, इससे पहले जब विज्ञान और इंजीनियरिंग का पूछा था तो मैंने बताया था ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट में, और सभी ने कवर भी किया होगा। पद्म भूषण विभूषण है कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं और किस पैरा एथलेटिक्स को दिया गया है, स्पेशल ये पूछा है। तो खिलाड़ियों के केस में देवेंद्र झाझरिया का नाम आ रहा है, जेवलिन थ्रो में इन्हें पद्म भूषण मिला है। और बात करूँ ये पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट भी बन गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया देवेंद्र झाझरिया। पद्मश्री अवार्ड है अवनी लेखरा को दिया गया है, ये भी पैरा एथलेटिक्स है शूटिंग से। पद्म भूषण 17 जनों को मिला है,
सभी की लिस्ट आपके सामने, ज़रूर यहाँ से आपको देख के जाना होगा। अभी मैं लिस्ट बताऊंगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूज होगा, आप एक बार रिवाइज करना, पीडीएफ देख लेना टेलीग्राम पर। दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? दिगंबर है, श्वेतांबर है, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, जिस प्रकार हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना कौन से आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 324 का ये सवाल है। और 324 का एक खंड 2 है, इसके अधीन भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है। काल वैशाखी जो काल बन जाए, काल वैशाखी किस राज्य से संबंधित है? तो मौसम जो काल बन जाए वो काल वैशाखी मानसून से ठीक पहले भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आने वाला जो आंधी तूफान काल रूपी मौसम है, वो लोकल भाषा में उन्हें काल वैशाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। अब इस काल वैशाखी को आप नार्वेस्टर बोल सकते हो। क्या नार्वेस्टर हैं जो पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। ये जो समय है स्थलीय गर्म एवं शुष्क पवनें रहती हैं। आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से ये तूफान और तड़ित झंझा जैसी स्थिति बनती है बंगाल जैसे क्षेत्र में। अब इससे पहले आपको पता है मैंगो शोर का आ चुका है, आम्र वर्षा है, वो कौन सी ऋतु में होती है और कहाँ पर होती है? तो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के समय ये मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, मैंगो सोवर आप कहेंगे, जो केरल और कर्नाटक के तटीय भाग में हो सकता है। आने वाले शिफ्ट में आपको चेरी ब्लॉसम, फूलों की बौछार है, ये भी एक बरसात का रूप है। वो कर्नाटक में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। फूलों की बौछार चेरी ब्लॉसम कर्नाटक की है। अब एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, वो शिलोंग मेघालय में होता है। और असम में इसी फूलों की बौछार को बरदोली छीरे कहते हैं। लू भी रहती है, इस प्रकार आप कहेंगे। लू भी एक हवा है जो कि राजस्थान हो गया, बिहार, दिल्ली, यहाँ पर। नेक्स्ट वन यहाँ पर प्रकाश किरण तारपीन तेल, तारपीन तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपर्तनांक 1.47 और वो प्रकाश किरण इस तारपीन तेल से 1.53 अपर्तनांक वाले ग्लास वाले माध्यम में एंटर करती है तो अपवर्तन के बाद वो किस और मुड़ेगी। और सापेक्ष अपर्तनांक भी पूछा है, दोनों सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए गए थे। तो बात करूं सापेक्ष अपर्तनांक की या फिर मैं अपवर्तन की बात करूं, दो माध्यम है, एक यहाँ पर माध्यम है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो अभिलंब है। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। जो कम अपवर्तनांक है वो होता है विरल माध्यम और जो ज़्यादा अपवर्तनांक है वो है सघन माध्यम। तो कम से जो सघन माध्यम में आएगी, कम अपवर्तनांक से ज़्यादा अपवर्तनांक या विरल से सघन में आती है, स्पीड कम होगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो अविलंब की तरफ झुक रही क्योंकि तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कम है, यानी ये विरल है, और ग्लास सघन है, 1.53 अपवर्तनांक है, तो कम से ज़्यादा अभिलंब की ओर झुकी। अब सापेक्ष अपवर्तनांक डिपेंड करता है किसका पूछा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में तो आप डिफॉल्टली एक मान लेते हो कि ऊपर तो आपकी निर्वात में प्रकाश या हवा में प्रकाश का वेग रहेगा, लेकिन यहाँ पर अपवर्तनांक होता क्या है, जो प्रकाश का वेग है दोनों माध्यम में उनका रेशियो है। अब सापेक्ष पूछा है, किसके सापेक्ष है? जैसे कि तारपीन तेल की सापेक्ष पूछ ले आपको ग्लास का अपवर्तनांक क्या है, जिसका पूछा उसको नीचे रखेंगे, उसका वेग नीचे रखेंगे, और जिसका नहीं पूछा, जिसके सापेक्ष पूछा, उसका ऊपर रखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में? हॉर्नबिल आप कहेंगे नागालैंड का त्यौहार है, 10 दिन 1 से 10 दिसंबर के बीच ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब H बराबर हीट बराबर वीट से मैंने बताया, पूछा था कौन सा सही फॉर्मूला नहीं है। एक में ऑप्शन में था H बराबर VIT, एक में था H बराबर I²RT। इस प्रकार आप लगाएंगे, V बराबर IR से बार बार चेंज करेंगे वैल्यू। जैसे पहले स्थान पर मैंने V के स्थान पर IR रखा तो I एक तो पहले ही था और वो 2 होके I²RT हो गया। हो सकता है मैं यहाँ पर R के स्थान पे मैं V/I रख दूँ पहले वाले वीट में, तो वीट में हीट बराबर वीट में जब मैं I के स्थान पर V/R रखूँगा तो V² V डबल आ गया, V² T/R। ये 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, जो गलत होगा वो ऑप्शन नहीं मिले क्या था। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सेशन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? 2023 में भारत की मुंबई सिटी के जियो वर्ल्ड सेंटर में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 140वां सेशन होने वाला है, इसकी मेज़बानी मुंबई सिटी कर रहा है। 2024 का उसके बाद ओलंपिक है, समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। 28 में भी ओलंपिक है, 4 साल बाद लॉस एंजल्स US में। परिनालिका है जो सोलेनॉइड है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, अब सोलेनॉइड रहती है परिनालिका, एक तरीके से आप कहेंगे ये बेलनाकार, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके अंदर हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, यानी एक समान रहेगा, और बाहर जाती हैं बंद वक्र बनाती हैं, तो इस टाइप से ये चलती रहती है चुंबकीय बल रेखाएं।
तो बाहर हैं वो बहुत, अब अंदर तो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बिल्कुल एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और बाहर एक तरीके से न के बराबर है, दूर दूर रहती है न के बराबर, बाहर आप कहेंगे न के बराबर, अंदर है वो समान रहता है और शून्य नहीं रहता, कुछ कुछ रहता जरूर है, और शून्य और समान कहेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पर आप अवतल दर्पण में छोटा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब कहाँ रखें, तो सभी को पता होगा छोटा चाहिए, दो स्थिति है, अनंत पर एक बहुत बिंदु आकार का बनता है, सेकंड है अनंत और सी के मध्य, यानी सी से परे रखेंगे तो उस केस में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 1982 में हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और फिक्की इस प्रकार आपको पूछ लें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में ऐड है, तो तुल्य प्रतिरोध 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी आप उसको उल्टा करेंगे, 3/9 यानी 1/3 उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में हुआ है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ, जिसमें प्रस्तावना में पहली बार और अब तक एक बार संशोधन हुआ है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द ऐड हुए। पहले धर्मनिरपेक्ष था, इसके स्थान पर पंथ निरपेक्ष हुआ। और जो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए, मौलिक कर्तव्य भी ऐड किए गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य उस समय ऐड किए गए थे। एक 100 वॉट और 50 वॉट के बल्ब को एक समान वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके प्रतिरोध का अनुपात, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध का पूछा है, हाँ प्रतिरोध का है, तो आप लगा सकते हो पावर P बराबर VI होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज समान है, वोल्टेज समान है। अब मैं क्या करूँगा, I के स्थान पर मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी, V बराबर IR ओम नियम से, I बराबर V/R रखूँगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो V²/R। अब V²/R रेशियो किसका पूछा है, 100 वॉट और 25 वॉट, यानी P के स्थान पर 100 वॉट दे रखा है और दूसरे कंडीशन में 25 वॉट दे रखा है। तो आपको पूछा है प्रतिरोध का अनुपात, प्रतिरोध है R का पूछा है। अब मैं R को ऐसे लिख सकता हूँ, R बराबर V²/P लिख सकता हूँ, V²/P, यानी प्रतिरोध और जो आपकी पावर है वो व्युत्क्रम में है, V², क्योंकि V वोल्टेज समान है दोनों केस में। तो आप क्या करेंगे, एक में R1 जो निकालूंगा वो V²/100 और R2 निकालूंगा वो V²/25। अब इनका रेशियो आप निकाल सकते हो, V²/100 रेशियो V²/25, V² से V² कैंसिल आउट हो गया और रेशियो निकला जस्ट उल्टा निकलता है, मतलब 1/100 रेशियो 1/25 एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम में है, बाकी वैल्यू सेम है, 1/100/1/25। इसमें भी मैं भाग दूंगा 25 और 4, तो ये हो जाएगा 1/4 रेशियो 1, या फिर इसको और आप सिंपल करें तो दोनों और 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो जस्ट उल्टा रेशियो निकलता है। 100 और 25 का आप रेशियो निकालते हो, ऐसे सवाल में डायरेक्ट करना है, 100 और 25 का रेशियो निकालना है, तो वो हो जाएगा 4/1, और इसमें उल्टा होता है प्रतिरोध, तो 1/4 आंसर। नेक्स्ट सवाल, किस तत्व की संयोजकता 0 है। अब संयोजकता है जो अक्रिय ग्रुप हैं, 18वां ग्रुप, 0 ग्रुप, इनर्ट गैसेज हैं, उसकी जो संयोजकता है वो 4 है। किसी से रिएक्शन पूरा फुल भरा रहता है, बाइतम कोश है, जिसके कारण संयोजकता इसकी 0 हो जाएगी। तो वो आर्गन यहाँ पर आप देखेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फुल भरा हुआ है। अगला सवाल CH3 C डबल बॉन्ड OH, और जैसे आप अलग अलग फॉर्मूले दे रखे थे, नाम बताना था रासायनिक नाम, तो बात करूँ ये हैं आपके CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे एसिड, एक एसिड बोलेंगे। CH फॉर मेथेन है, C2H5OS एथेनॉल है, CH3 ये आपके कीटोन ग्रुप का C डबल बॉन्ड O CH3, इसे आप एसीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर है मैंग्रोव वन में, कहाँ, मैंग्रोव वन में। अगला, विच इज वीक एसिड, कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल इसमें देखेंगे एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये विकल्प आपको दे रखे हैं। आपको दुर्बल का पूछा है तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो दुर्बल है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण होते हैं। डोल्ट्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होता है। निम्न प्रकार का दबाव है, भूमध्य रेखा के दोनों और 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है, जिसे डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। बिल्कुल शांत पवनें यहाँ पर रहती है, तो कोई दबाव कम रहेगा, निम्न दबाव कहेंगे आप। तमिलनाडु और पुदुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा, जिसकी स्थापना 1972 में की गई है, तो वो है दोस्तों ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेन
कडागम। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। और पुदुचेरी की रीजनल पार्टी है, इसकी स्थापना 1972 में जी रामचंद्रन ने की थी, जब वो द्रमुक से अलग हो गए थे। वर्तमान में आपको पूछ ले कितनी नेशनल पार्टीज हैं, तो ये सभी नेशनल पार्टीज आप देख पा रहे हो। इनकी स्थापना से पूछा जाता है बार बार सवाल। तो स्थापना, और सबसे पहले जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो स्थापना 1980 में हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी 1885 में है। नेशनल पीपल्स पार्टी न्यूएस्ट पार्टी कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, वो नेशनल पीपल्स पार्टी आप करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिएगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 8 पार्टी आप देख रहे हो। पूछा जाएगा कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो इनमें से जो नहीं होगा वो करेक्ट करेंगे आप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किससे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है। विद्युत अपघटन है जो आयन में विभक्त हो जाएं, OH और H+ है, विद्युत अपघटन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कोशिका का कौन सा अंग अस्थि और विषों का विषहरण और कैल्शियम आयनों के भंडारण में शामिल है, तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे पहले भी आ चुका है। पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे किस भाग में करते हैं। पौधों में जो स्टार्च है वो संग्रहण कहाँ पर होता है, तो वो दोस्तों होता है ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप है जो है एमिलोप्लास्ट। तो एमिलोप्लास्ट जो एक लवक प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, वहीं पर ये संग्रहण होता है स्टार्च का। वैसे सभी में होता है, पत्तियों में, तनों में। इनके अंतर्गत आपको पूछ लिया, इसके अंतर्गत कहाँ पर होता है, कौन से प्लास्टिड में होता है वो पूछा है। तो पत्तियों में भी होता है, तनों में भी। जड़ फूल जो पौधे अब तने में भोजन जमा करते हैं वो कौन से, कैक्टस, बांस, अनानास, आलू, अदरक की तने में करते हैं। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 है वो कब अधिसूचित किया है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 28 दिसंबर 2021 को ये लागू किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019, और इससे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019 से पहले वो था 1986 का। अब इस नियम में, उपभोक्ता संरक्षण नियम में 3 कैटेगरी देखेगा। जिला आयोग के लिए 50 लाख रुपए और राज्य आयोग के लिए 50 से 2 करोड़। 2 करोड़ से अधिक है वो राष्ट्रीय आयोग के लिए रहेगा उपभोक्ता संरक्षण का केस। नेक्स्ट यहाँ पर नेस्ले इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो नेस्ले इंडिया की प्रथम फैक्ट्री है मोगा। मोगा जो फर्स्ट फैक्ट्री भी पंजाब का जिला है मोगा, वहीं पर फर्स्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है नेस्ले इंडिया की स्थापित हुई। वैसे नेस्ले इंडिया भारत में 1959 को स्थापित हुई है और इसकी वर्तमान में भारत में 9 फैक्ट्रियां हैं। कौन सी एडल्ट जो किशोर अवस्था है इसकी निशानी नहीं है, एक विकल्प था। नाखून बढ़ता है हर अवस्था में। नेक्स्ट सवाल, जिस प्रक्रिया में विभज्युतक उत्तक एक स्थायी शेप, साइज और कार्य फंक्शन करता है उसे कहा जाता है, वो है डिफ्रेंशिएशन, है विभेदीकरण आप कहेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अवतल लेंस में फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आवर्धन और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कॉनकेव लेंस का पूछा है। कॉनकेव लेंस में 2 स्थिति देखने को मिलती है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है कॉनकेव लेंस में, साथ ही साथ यहाँ पर अत्यधिक छोटा बनता है। 2 स्थिति हैं, कॉनकेव लेंस हो गया या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों में छोटा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। और आवर्धन आपको पूछा है, आवर्धन क्या होता है, यहाँ पर दूरियां दे रखी है। फोकस F बराबर 18 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी U बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले तो आपको V निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं है, और आवर्धन जो लेंस का है डायरेक्टली V/U रहता है। दर्पण में माइनस रहता है, -V/U, लेंस में V/U। और यहाँ पर आप देखेंगे अवतल लेंस में जो ऑब्जेक्ट जिस साइड बन रहा है उस साइड भी इमेज बन रही है, यानी दोनों ही नेगेटिव है। आपको V भी नेगेटिव लेना पड़ेगा और U भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो वैल्यू है दोनों ही नेगेटिव यहाँ पर लेंगे, -V/-U लेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो गए। तो आवर्धन हमेशा प्लस में क्यों रहता है, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। डायरेक्ट आप देखेंगे ऊपर की साइड दोनों ही बिंब और प्रतिबिंब है, इसका मतलब वो प्लस में आवर्धन है। तो सबसे पहले आपको V निकालना पड़ेगा लेंस फॉर्मूले से। लेंस फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। इनमें से V फाइंड आउट कीजिएगा, F और U दे रखा है, वही V की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, U ऑलरेडी है तो आपके सामने आवर्धन निकल के आएगा। कायिक प्रवर्धन के विषय में सही स्टेटमेंट आपको पूछा है, तो कायिक प्रवर्धन का पूरा एनसीईआरटी का मैं बता देता हूँ क्या दिया गया है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। तो कायिक प्रवर्धन में क्या है, जड़ से नया पौधा बन गया,
तने से नया पौधा बन गया, पत्तियों को आप काट कर लाए और उगा दिया तो नया पौधा, वो कायिक प्रवर्धन है। पेड़ के हिस्से से नया पौधा बन रहा है, वो कायिक प्रवर्धन है। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं, ठीक है। और कलम है, रोपण है, इसमें अलग अलग तकनीकी हैं, पर्तन, कलम, रोपण, ये कायिक प्रवर्धन की तकनीकियां हैं, कृषि में उपयोग होती हैं। और ये कायिक प्रवर्धन होता किसमें? गन्ना, गुलाब, अंगूर हो गया, इसके अलावा यहाँ पर चमेली है, संतरा है, केला है, उन पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन है। उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लग जाते हैं। बीज से उगाएंगे उससे पहले कायिक प्रवर्धन से आप लगाएंगे तो पुष्प और फल कम समय में उगने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं ये। ब्यूटेन के समावयवी हैं, आइसोमर्स हैं, वो क्या हैं? अब ब्यूटेन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3, CH2, CH2 और CH3। तो 4 कार्बन है वो है ब्यूटेन, 3 में प्रोपेन। अब इसका समावयवी है। और आप ब्यूटेन की संरचना को कैसे लिख सकते हो? आप कहेंगे मैं क्या करूँगा, इस प्रकार लिख सकता हूँ CH3, CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर आपकी ब्यूटेन की संरचना इसका समावयवी बन गया है। इसको आप क्या कहेंगे? एक मेथिल ग्रुप है, वो भी 1 2 दूसरे कार्बन में, तो 2 मेथिल। अब यहाँ पर कितने ग्रुप है कार्बन के? तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपेन होता है, तो 2 मेथिल प्रोपेन आप इसे कहेंगे। एक N ब्यूटेन जो डायरेक्टली होता है, N ब्यूटेन, तो 2 समावयवी बनते हैं। बार बार समावयवी से सवाल पूछा जा रहा है। इससे पहले किसका, हेप्टेन का था या फिर हेक्सेन का कुछ समावयवी पूछा गया था, अब ब्यूटेन का पूछा है, तो ये जरूर देख लेना कंसेप्ट। पेड़ पौधे या मरे हुए जीवों का किस में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है? पेड़ पौधे हैं, मरे हुए जीव हैं, वो किस में कन्वर्ट होंगे तो उसे कार्बनीकरण कहेंगे। वो कोयले में बदलेंगे, पेड़ पौधे और मरे हुए जीव कार्बन में कन्वर्ट होंगे, कोयले में कन्वर्ट होंगे, तब उन्हें कार्बनीकरण या फिर इसे कार्बनन भी बोल सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक है तो क्या होता है? सीमांत और औसत उत्पाद हैं, ये इकोनॉमिक का सवाल पूछा गया है। अब जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है, सीमांत उत्पाद जब तक अधिक उसकी रेट रहती है सीमांत उत्पाद की औसत उत्पाद के मूल्य से, तो क्या होगा? औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है वहाँ पर। अब औसत लागत होती है, औसत डायरेक्टली जितना भी, जैसे कि आपके 100 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट को बनाने में 400 रुपये की लागत लग गई। अब आप औसत निकालेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लगी, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 4 रुपये। इसी प्रकार सीमांत में क्या होगा, मैं मान लेता हूँ मैं 100 प्रोडक्ट न बनाकर ये एवरेज प्रोडक्ट आ गया आपके 4 रुपये, मैं क्या करता हूँ एक ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो जब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया तो मेरे को टोटल रेट लग गई 405 रुपये। 100 में मेरे को कितनी लग रही थी? 400 रुपये। मैंने एक ज़्यादा बना दिया, 101 कर दिया, तो मेरे को 405 लग गई। तो यहाँ पर 5 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी एवरेज 4 आ रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट में 5 हो गए, तो 5 रुपये हैं। ये एक तरीके से सीमांत लागत है। जब कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन, कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड की है, वो आपका सीमांत लागत है। अब एक अभिक्रिया का दे रखा था, कौन सी अभिक्रिया संयोजन है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन रहा है संयोजन होकर। इमेज देकर जिसमें ऊपर की दिशा में प्रोटॉन था तो बल की दिशा आपको पूछी थी, इस प्रकार को इमेज दी रखी थी। ऊपर की दिशा में प्लस आयन जो प्रोटॉन दे रखा था, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। यहाँ से एक डायरेक्शन दी गई है कि धारा किस ओर प्रभावित हो रही है। जब ऊपर प्रोटॉन है तो आपको पता होगा धारा की दिशा किस साइड होती है, तो धारा की दिशा नीचे इलेक्ट्रॉन रहा होगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित, प्रोटॉन तो चलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में आकर्षित होगा। धारा जस्ट इसके उल्टी चलती है। धारा आपको पता है इलेक्ट्रॉन की उल्टी, या फिर धारा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रेवल करेगी, तो धारा की दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो नीचे की ओर धारा की दिशा है, तो आप वहाँ पर क्या निकालेंगे? बल की दिशा निकाल सकते हो। तो पहले आपको पता चल गया धारा की दिशा, यहाँ पर प्रोटॉन ऊपर दिया तो नीचे की डायरेक्शन में हो गई। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल होता है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए लेफ्ट हैंड रूल उपयोग करते हैं। तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल की डायरेक्शन पूछा है, तो लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या करेंगे? धारा की दिशा वाला जो भी रहता है, जैसे यहाँ पर 3 जो लंबवत स्थिति में रहेंगे लेफ्ट हैंड में, प्रथम 3 अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत में, जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा। अब मध्यमा को आपको रखना है नीचे की साइड में, जो चालक में बहने वाली धारा है मध्यमा को आप नीचे की साइड में रखेंगे, जो धारा की डायरेक्शन को बताती है मध्यमा, तो वहां पर तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो आपका थंब है, अंगूठा है, वो बताएगा चुंबकीय बल की डायरेक्शन को।
तो इसमें आपको कुछ दिया रहेगा, उत्तर दक्षिण डायरेक्शन भी इमेज में थी, तो आप कमेंट करके बताना किस टाइप से था। प्रथम स्वदेशी कोविड-19 किट का नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी एंटी सार्स कोव 2 मानव आईजीजी एलिसा परीक्षण, इसका नाम है एलिसा परीक्षण किट है ये जो विकसित की है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के फैमिली कोर्ट है? फैमिली कोर्ट को कानूनी अधिकार हेतु फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया है, जुलाई 2022 का सीए करंट अफेयर्स देख लीजिएगा ये। तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या है, फैमिली कोर्ट चल रही है पहले से ही, काफ़ी पहले से ही, तो आपको पता होगा कि और किस राज्य में चल रही थी, तो आप नागालैंड कर सकते थे। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अभी इन्हें कानूनी अधिकार मिला है, पहले ये कानूनी अधिकार में नहीं थी फैमिली कोर्ट। भारत ने किस देश के साथ पनबिजली समझौता पर मंजूरी दिया है? हो सकता है ये भारत और भूटान का पूछा हो, जो भूटान ने 600 मेगावाट की खोलोंग छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जून 2020 का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर आरएमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर जनवरी 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है? आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया ने मिलकर आरएमआई इंडिया ने मिलकर किसके साथ? नीति आयोग के साथ ये भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट पेश की है। किसान अपनी फसल जिस मूल्य पर बेचता है उस मूल्य को क्या कहते हैं? इस टाइप से ये सवाल पूछा गया है। एक तो दोस्तों एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उससे ज़्यादा पर बेची जाती है, लेकिन किस मूल्य पर वो बेचेंगे वो क्या ऑप्शन क्या थे आप बताना। बाकी यहाँ पर आपके सामने जो 43 सवाल फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं। जल्दी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाय बाय।